हेलो स्टूडेंट, सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग क्लास चल रही है और इसमें थर्ड यूनिट मैंने स्टार्ट कर दी है। थर्ड यूनिट के कुछ टॉपिक लेकर के मैंने पहली जो है आंसर राइटिंग क्लास इसमें की है। आज मैं उसी के आगे आप लोगों को आगे के जो टॉपिक है थर्ड यूनिट के उनके बारे में बताने वाला हूँ। उन टॉपिक से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका क्या सही आंसर हो सकता है। तो ये टॉपिक है, देखिए यूनिट 3 है ये। 73 में संविधान संशोधन से पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ये टॉपिक है। ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण, ये टॉपिक जो है मैंने लिए हैं और इन टॉपिक से संबंधित आंसर राइटिंग की क्लास आज होने वाली है। तो इसमें पहला जो टॉपिक है पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा को समझाइए, ये पहला क्वेश्चन है। ग्राम सभा के बारे में आपको बताना है। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित ग्राम सभा के बारे में बताना है। तो इसका जो उल्लेख है हमारे संविधान में किया गया है ना। हमारे संविधान का जो भाग 9 है उसके अंतर्गत 2 आर्टिकल्स हैं, वहां पर जो है ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है। एक आर्टिकल है 243 स्मॉल बी, जिसमें ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा की परिभाषा क्या है? ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत, पंचायत क्षेत्र के भीतर या अंतर्गत ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय को ग्राम सभा कहा जाता है। ये ग्राम सभा की परिभाषा है ना। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से बने निकाय को ग्राम सभा कहा जाता है। ये है परिभाषा और इसका आर्टिकल है 243 स्मॉल बी। फिर एक है आर्टिकल 243 कैपिटल ए, जिसमें ये कहा गया है कि ग्राम सभा उन्हीं कृत्यों को, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगी जिनका निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। यानी ग्राम सभा के लिए कृत्यों तथा शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगी, ऐसा उल्लेख आर्टिकल 243 कैपिटल ए में किया गया। तो 2 चीजें हमें इसमें बताना है, 2 आर्टिकल बताना है। तो पहला है परिभाषा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? परिभाषा ना। परिभाषा में क्या है? ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर, पंचायत क्षेत्र के ग्राम स्तर पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी ग्राम से संबंधित, किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली या मतदाता सूची में हम लिख सकते हैं, संबंधित निर्वाचक नामावली, निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से बने निकाय को ग्राम सभा कहा जाता है, या व्यक्तियों से बना निकाय ग्राम सभा, ऐसा लिख लो तो थोड़ा सा वर्ड कम हो जाएंगे। से बना निकाय ग्राम सभा है, बस कहा जाता है। वर्ड थोड़ा सा ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको इस तरह से लिख दिया है, मतलब दोनों का सेम है। और ये आर्टिकल यहां पर हम बता देंगे, ब्रैकेट में आर्टिकल लिख देंगे, ये आर्टिकल है
243 स्मॉल बी है ये, इस तरीके से आपको लिखना है। ग्राम सभा के लिए कृत्यों तथा शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। कृत्यों तथा शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा और इसका जो अनुच्छेद है 243 स्मॉल ए है ना, वो कैपिटल बी है और ये स्मॉल ए है। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल है। इसके पहले जो मैंने स्मॉल बी लिखा है वो आर्टिकल 243 है, मेन आर्टिकल 243 है, उसका क्लॉज है बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये है पहले 2 मार्कर का आंसर, है ना। ग्राम सभा काफी इंपॉर्टेंट रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आए। ये हो गया क्लियर। 1.1 अब आएगा 1.2। ये है 1.2। भारतीय राजनीति में गुट का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया तथा किस संदर्भ में किया गया। इसमें 2 चीजें बताना है, किसने किया और किस संदर्भ में किया, है ना। तो 2 पॉइंट अलग अलग बना करके हम इसको लिखेंगे। ठीक है, भारतीय राजनीति में गुट का सर्वप्रथम प्रयोग ऑस्कर लेविस द्वारा किया गया, है ना। ऑस्कर लेविस ने जो है भारतीय राजनीति में गुट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। और किस संदर्भ में किया गया, तो संदर्भ आप बता देंगे। उत्तर भारत के रामपुर गांव के दौरान जो है उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। वैसे गुट का सबसे पहले जो उल्लेख है या प्रयोग है रेमंड फर्थ द्वारा किया गया, है ना। ओवरऑल सबसे पहले गुट शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो रेमंड फर्थ ने किया, लेकिन भारतीय संदर्भ में गुट का सबसे पहले जो उल्लेख है वो ऑस्कर लेविस ने किया है। उत्तर भारत के रामपुर गांव के दौरान जो है उन्होंने इसका प्रयोग किया, बस। ठीक है, रेमंड फर्थ का उल्लेख यहां पर नहीं करना है। भारतीय राजनीति में गुट का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान ये हैं ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस ने ये प्रयोग सबसे पहले किया है। फिर लिखना है संदर्भ, है ना, ऐसे बुलेट लगा के इस तरह से लिखना है। फिर आएगा संदर्भ। किस संदर्भ में किया, तो उत्तर भारत के है ना। उत्तर भारत मतलब तो ये यूपी आ जाएगा। पहले उत्तर भारत कहलाता था, अब यूपी हो गया, तो यूपी लिख सकते हैं। वैसे वर्तमान यूपी ऐसा लिख सकते हैं। रामपुर गांव, है ना, रामपुर गांव के अध्ययन के दौरान, बस हो गया, दूसरा आंसर हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत ही क्लियर कट आपको लिखना है ना, घालमेल नहीं करना है। 2 चीजें हैं तो 2 अलग अलग पॉइंट बना के लिखो, 3 चीजें हैं तो 3 अलग अलग पॉइंट बना के लिखो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, भारतीय राजनीति में गुट का सर्वप्रथम प्रयोग ऑस्कर लेविस द्वारा उत्तर भारत के रामपुर गांव के अध्ययन के संदर्भ में किया गया या अध्ययन के दौरान किया गया, ऐसा भी लिख सकते थे। कंटिन्यूटी में लिख सकते थे, 2-3 लाइन में कंटिन्यूटी में हो जाए। इसको हमने लिख दिया, वर्ड सेम ही लगना है, वर्ड कुछ अलग नहीं लगना है ना। और ऐसे लिखने में ज्यादा
अच्छा दिखता है और एग्जामिनर को चेक करने में ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा 2 मार्कर का आंसर। ठीक है, हाँ, अब है तीसरा 2 मार्कर। ये देखिए तीसरा है, पंचायती राज संबंधी LM सिंघवी समिति की कोई 3 सिफारिशें लिखी। पिछले बार अशोक मेहता समिति की 7 सिफारिशें क्वालिटी के पेपर में पूछी गई। देखिए पंचायती राज व्यवस्था सेकंड पेपर में ही 3 जगह दी गई, क्वालिटी में है 1 जगह और 2 जगह सोशियोलॉजी में दी गई। तो पंचायती राज व्यवस्था तो ऐसी है कि आपको एकदम तैयार करके रखना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इसको तैयार करना है, इसलिए मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन 2 मार्कर दिए। तो पिछले बार 7 मार्क में पूछा गया था, अशोक मेहता समिति की 7 सिफारिशें लिखी, ऐसा करके आया था। इसके पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें कई बार पूछी गई है, मैंने यहाँ पर पूछी है LM सिंघवी समिति, है ना। 2 समितियां ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अशोक मेहता समिति पूछ ली गई है और बलवंत राय मेहता समिति पूछ ली गई है, ये अभी नहीं पूछी है, तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसका क्वेश्चन प्री में जरूर आया है, MPPSC प्री में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार AR का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था और वही क्वेश्चन PSC प्री में आ गया था कि पंचायतों को संविधान दर्जा प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई, तो यही LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का नाम आता है। तो इसकी 3 सिफारिशें पूछी गई हैं, तो 3 सिफारिशों में आपको 1 2 3 डाल के और सीधे लिख देना, इसमें कुछ भी आपको और ज्यादा लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि 3 सिफारिशें लिखना है तो 3 सिफारिशें ही लिख पाएंगे, इससे ज्यादा कुछ और लिखेंगे, इसके गठन के संबंध में लिखेंगे तो मैटर ज्यादा हो जाएगा, है ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे 1985-86 की समिति है ये, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश वही है कि इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है। ये पहली मुख्य सिफारिश है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, ये सिफारिश की है। दूसरा, ग्राम पंचायतों को अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना, ये दूसरी सिफारिश है। ग्राम पंचायतों को अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना। निर्वाचन संबंधी विवादों का निस्तारण करने के लिए न्यायिक अभिकरणों की स्थापना करना, ये तीसरी सिफारिश है ना। निर्वाचन संबंधी विवादों का निस्तारण करने के लिए न्यायिक अभिकरणों की स्थापना करना, ये इसकी तीसरी सिफारिश है। तो इस तरीके से ये मेन है। इसने ग्राम सभा को भी ज्यादा महत्व दिया है, ग्राम सभा को प्रजातंत्र की कुंजी बोला है। इसने न्यायिक पंचायतों की स्थापना की सिफारिश की है। तो इस तरह से 5-6 सिफारिशें इसकी हैं, लेकिन 3 ही चूंकि लिखना है तो 3 ही की हम बात यहाँ पर करेंगे। तो पहला मेन सिफारिश है, सीधे पॉइंट आपको डाल के लिखना है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान, संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, यह है पहली सिफारिश, पंचायतों को संविधान दर्जा प्रदान करना। दूसरा है ग्राम पंचायतों को अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना, तीसरा है पंचायतों के निर्वाचन संबंधी विवादों के निस्तारण मतलब समाधान, पंचायतों के निर्वाचन संबंधी विवादों के समाधान
हेतु न्यायिक अभिकरणों की स्थापना करना, की स्थापना करना। ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर हो गया। तीसरा टू मार्कर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चौथा लास्ट है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए, अब चौथा लास्ट। चौथा है लोक सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए। लोक सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए। लोक सशक्तिकरण क्या है? 2 शब्द है इसमें, लोक और सशक्तिकरण। लोक यानी लोगों को, जनता को, सशक्तिकरण मतलब सशक्त बनाना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जनता को सशक्त बनाना, शाब्दिक अर्थ है। लेकिन हमें यहाँ पर व्यापक अर्थ लिखना है ना। व्यापक अर्थ में क्या बताएंगे? लोक सशक्तिकरण से आशय कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाना, जिससे वो आत्मनिर्भर होकर अपना सही तरीके से जीवन निर्वाह कर सके। फिर उदाहरण दे देंगे, जैसे SC/ST को ज्यादा अधिकार देना, SC/ST को अधिकार संपन्न बनाना, इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर, ठीक है। तो आ गया समझ में लोक सशक्तिकरण। लोक सशक्तिकरण से आशय कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बनाना, अधिकार संपन्न बनाना, जिससे वो आत्मनिर्भर होकर समुचित तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सके। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से लिखना है। लोक सशक्तिकरण, लोक सशक्तिकरण से आशय कमजोर वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना, या अधिकार संपन्न बनाना, या अधिकार संपन्न बनाना, जिससे वे आत्मनिर्भर होकर अपना समुचित तरीके से जीवन निर्वाह कर सके, उदाहरण SC तथा ST को अधिकार प्रदान करें। तो ये इस तरीके से हो गया चौथा 2 मार्कर, और इस तरह से 2 मार्कर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे 7 मार्कर। यह है पेशा अधिनियम को समझाइए। पेशा अधिनियम क्या है? प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत संबंधी प्रावधानों का विस्तार, इसको हिंदी में कहते हैं, है ना। प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन
टू शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत संबंधी प्रावधानों का विस्तार। यह अधिनियम 1996 है, पैसा अधिनियम 1996 का है। इसके तहत, इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत संबंधी प्रावधानों का विस्तार किया गया, यानी पंचायत संबंधी प्रावधान लागू कर दिए गए। 73 अमेंडमेंट लागू कर दिया गया, है ना। कब लागू कर दिया गया इसको? 24 दिसंबर 1996 को इसे लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में बताना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो इसका मेन उद्देश्य तो वही है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत संबंधी प्रावधानों को विस्तारित करना, ग्राम सभा को पावरफुल बनाना और सभी तरह के उनको अधिकार प्रदान करना, अधिकार संपन्न बनाना। जो जनजातियां हैं उनको जो है स्वतंत्रता प्रदान करना, उनकी परंपराएं हैं, उनकी रीति रिवाज है, उनका संरक्षण करना, है ना। और ग्रामीण जनता का, ग्रामीण क्षेत्रों का या अनुसूचित जो क्षेत्र है उनका समग्र विकास करना, अनुसूचित क्षेत्रों का समग्र विकास करना, ये है इस तरह से। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को इसको लागू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के टोटल जिले हैं 20 और इसमें कंप्लीट जिले हैं 5। 15 जिले आंशिक हैं, टोटल हो जाते हैं 20 जिले। 20 जिलों में ये लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसके बारे में बताना है। पेशा क्या है? पेशा यानी पंचायत प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, है ना। इसका मतलब है ये अधिनियम है 1900 पेशा अधिनियम 1996 ऐसा अधिनियम है जिसके तहत 24 दिसंबर 1996 को, जिसके तहत 24 दिसंबर 1996 को तो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किए गए। प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किए गए हैं ऐसा। ठीक है, पेशा इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ये अधिनियम है, पेशा अधिनियम 1996 है। ऐसा अधिनियम है जिसके तहत 24 दिसंबर 1996 को 73 में संविधान संशोधन के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिए गए ना, उनका विस्तार कर दिया गया। ये इसका स्टार्टिंग का पोर्शन है। अब इसके उद्देश्य हमें बताना है। उद्देश्य ठीक है, संविधान के भाग, संविधान जिसमें क्या लिखना है, संविधान के भाग
9 के पंचायत संबंधी प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, विस्तारित करना हो गया पहला पॉइंट। फिर ग्राम सभा को शक्तिशाली बनाना तथा उसे संपूर्ण अधिकार प्रदान करना। ग्राम सभा को शक्तिशाली तथा सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना है ना। ये 2 पॉइंट हो गए। इसके आगे है तीसरा पॉइंट है जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। जनजातियों की परंपराओं तथा रीति रिवाजों का संरक्षण करना। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना। अनुसूचित क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करना। है ना। तो ये 5 उद्देश्य मैंने लिख दिए हैं। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में बता देंगे। मध्य प्रदेश में यह अधिनियम 15 नवंबर 2022 को प्रदेश अधिनियम 15/2022 को प्रदेश के कुल 20 जिलों में, है ना, इसमें पूर्ण 5 जिले, ऐसा कर लो, पूर्ण 5 जिले प्रदेश के कुल 20 जिलों में लागू किया गया है ना। इसके लिए अधिनियम पाया गया था। एमपी पेशा नियम है ना, ये किसके तहत लागू हुआ, ऐसा कभी क्वेश्चन आप ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में पेशा जो कानून है वो किस नियम के तहत लागू किया गया मध्य प्रदेश के, तो पेशा नियम 2021 है ना। पेशा नियम 2021 के तहत यह अधिनियम लागू हुआ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं,
मध्य प्रदेश पेशा नियम 2021 के तहत मध्य प्रदेश में लागू किया गया। तो इस तरीके से ये हो जाता है पेशा अधिनियम के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेशा अधिनियम ये हो गया। अब आगे आता है भारतीय ग्रामीण विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका स्पष्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। भारतीय ग्रामीण विकास में भारत के ग्रामीण विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये तो पहले हमें ग्रामीण नेतृत्व के बारे में बताना है, अब फिर उसकी भूमिका के पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, ग्रामीण नेतृत्व क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में जो संचालित गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में ग्रामीण जीवन का नेतृत्व करना, ग्रामीण जीवन का मार्गदर्शन करना, इसको कहते हैं ग्रामीण नेतृत्व। ग्रामीण नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है, ग्रामीण नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित गतिविधियों में ग्रामीण जीवन का मार्गदर्शन किया जाता है ना। ग्रामीण नेतृत्व क्या है? ग्रामीण नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में संचालित गतिविधियों में ग्रामीण जीवन का मार्गदर्शन किया जाता है। ये है ग्रामीण नेतृत्व की परिभाषा। फिर यहाँ पर आपको इसकी भूमिका लिखना है। तो बहुत कॉमन चीजें हैं, देखो इसमें कुछ भी ज्यादा याद करने की चीजें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है ना। क्या भूमिका है? जो विकास संबंधी कार्यक्रम चल रहे हैं या ग्रामीण विकास के संदर्भ में एक अभिकर्ता के रूप में काम करता है ग्रामीण नेतृत्व। पंचायतों को नेतृत्व प्रदान करता है, ग्रामीण समस्याओं के निराकरण में सहायता करता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो कुरीतियां विद्यमान हैं उनको दूर करने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। गांव की जो शिकायतें होती हैं, गांव की जो मांगे होती हैं, उनको जो है सरकार तक पहुंचाता है। यानी ग्रामीण जनता तथा सरकार के बीच जो है एक कड़ी के रूप में, संचार की कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा गांव में मित्र, मार्गदर्शक तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। इस तरह से हम इसके पॉइंट्स बताएंगे, है ना। तो पहले हम लिखेंगे इसका अर्थ, ग्रामीण नेतृत्व, ग्रामीण नेतृत्व, ग्रामीण नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में संचालित गतिविधियों में जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में संचालित गतिविधियों में ग्रामीण जीवन का मार्गदर्शन किया जाता है, तो ये है इसका मीनिंग। हम इसमें उदाहरण लिख देंगे। सरपंच की भूमिका, सरपंच द्वारा नेतृत्व प्रदान कर, उदाहरण देना जरूरी होता है। उदाहरण के से जो है चीजें क्लियर होती हैं और एग्जाम में पर इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। तो उदाहरण हमें देना जरूरी है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद भूमिका बताना है। तो पूरा ना लिख करके हम सिर्फ लिख देंगे भूमिका, बस। आप लिखो भारतीय ग्रामीण विकास में ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका, इतना लिखना जरूरी नहीं है, केवल भूमिका लिख देंगे चल जाएगा। और डायरेक्ट यहीं से हम पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, विकास कार्यों में पहला है विकास कार्यों में
अभिकर्ता की भूमिका निभाना, अभिकर्ता की भूमिका निभाना। पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्व, पंचायत संस्थाओं का नेतृत्व करना, पंचायती राज संस्थाओं का नेतृत्व करना, है ना। गांव की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना, गांव की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करना, समाधान के लिए प्रयास करना। फिर आता है गांव की मांगों को सरकार तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। गांव में विद्यमान कुरीतियों, गांव में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के लिए, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को प्रेरित करना। ये इसके बाद आता है ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना, ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। फिर आता है गांव में मित्र, मार्गदर्शक एवं परामर्शदाता की भूमिका निभाना। तो ये 7 पॉइंट ऐसे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। भूमिका निभाना ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया दूसरा 7 मार्कर। हाँ, इसके बाद आगे आता है तीसरा 7 मार्क। ग्रामीण समाज में गुटबाजी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, है ना। लगभग ये सेम क्वेश्चन ही हो गए। गुटबाजी की भूमिका, ग्रामीण नेतृत्व की भूमिका में काफी सिमिलर पॉइंट्स आते हैं, लेकिन हमें सिमिलर पॉइंट नहीं लिखना। अगर दोनों एक साथ क्वेश्चन आ गए, हालांकि आने ऐसे क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछते हैं, कभी दोनों क्वेश्चन एक साथ आ गए तो फिर आपको जो है पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट चेंज करके लिखे, मैं जो है अभी बताऊंगा पॉइंट चेंज करके, तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो पहले गुटबाजी के बारे में बताना। गुटबाजी क्या है? गुटबाजी एक निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह है
जिसका एक नेता होता है ना। गुटबाजी ऐसा समूह है जो निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित होता है और जिसका कोई एक नेता होता है। और ये जो समूह है, ये जो गुट है, अपने गुट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरे गुट के साथ संघर्षरत रह सकता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब उसके साथ झगड़ा कर सकता है ताकि वो अपने गुट के उद्देश्य को पूरा कर सके, है ना। तो पहले हमें गुट को डिफाइन करना है, फिर गुटबाजी को डिफाइन करना है ना। तो गुट क्या है? गुट व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित होता है और उसका एक नेता होता है। यह यानी ये जो गुट है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे गुट के साथ संघर्षरत रह सकता है। किसी गुट द्वारा किए गए व्यवहार को गुटबाजी कहा जाता है ना। पहले गुट बताएंगे और फिर गुटबाजी, है ना। गुटबाजी क्या है? किसी गुट द्वारा जो भी व्यवहार किया जाता है उसको गुटबाजी कहा जाता है ना। तो एक बार फिर से, गुट एक ऐसा समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित होता है और इसका कोई एक नेता होता है। यह गुट अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूसरे गुट के साथ संघर्षरत रह सकता है। किसी गुट द्वारा किए गए व्यवहार को गुटबाजी कहा जाता है। ये गुट एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए संगठित होता है, और उसका कोई एक नेता होता है, ठीक है। किसी गुट के द्वारा किए गए व्यवहार को गुटबाजी कहा जाता है। है ना। तो ये गुट और गुटबाजी का मीनिंग हो गया। अब इसकी भूमिका बताना है, गुटबाजी की भूमिका। देखिए, भूमिका में हमें दोनों तरह की भूमिका बतानी पड़ेगी, सकारात्मक भूमिका भी है और नकारात्मक भूमिका भी है, ठीक है। तो भूमिका में हम सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की भूमिका बताएंगे। सकारात्मक, इसको थोड़ा सा और इधर लाना पड़ेगा। सकारात्मक और ये है नकारात्मक, ऐसे ना। सकारात्मक के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग करना। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
सहयोग करना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है ग्रामीण समुदाय की संकट या आपदा के समय में सहायता करना। ग्रामीण समुदाय की संकट या आपदा, एक ही बात है, आपदा के समय में सहायता करना, है ना। ये हो गए 2 पॉइंट इसके सकारात्मक के, और 2 पॉइंट हम यहाँ पर नकारात्मक के भी लिख देंगे। समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे गुट होते हैं जो समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं, समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है इसका समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाना, है ना। दूसरे गुट के साथ संघर्ष करना, दूसरे गुट के साथ संघर्ष करना, है ना। यहीं पर एक पॉइंट हम लिखते हैं, रूढ़िवादी प्रवृत्ति होना। गुटों की ज्यादातर रूढ़िवादी प्रवृत्ति होती है, रूढ़िवादी प्रवृत्ति होना। ये 3 पॉइंट इसके हो गए। इसके बाद आगे शॉर्ट पॉइंट लिखना है। ये सकारात्मक है, गांव के लोगों में एकता की भावना जागृत करना। ये तीसरा पॉइंट। गांव में नियोजित परिवर्तन लाना, है ना। इसके 4 पॉइंट हो गए। ऐसे ही इसका भी एक पॉइंट हम लिख देंगे, नकारात्मक का। चौथा पॉइंट, विरोधी गुट द्वारा जनता को सरकार के विरुद्ध जो है भड़काना। विरोधी गुट द्वारा जनता को सरकार के विरुद्ध भड़काना, है ना। तो ये ऐसे 4 दोनों के पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट टोटल हो गए। वैसे अगर ज्यादा हो रहे हो तो 1 पॉइंट ये वाला कम कर सकते हैं। इसके 4 सकारात्मक के 4, नकारात्मक के 3, है ना। जो बुरी चीज होती है उसको कम बताना होता है, अच्छी चीज को ज्यादा बताना होता है। तो इसलिए 4-3 का रेशो हम रख सकते हैं, क्योंकि 7 पॉइंट ही उसमें हम लिख सकते हैं। तो ये है इस तरीके से 7 मार्कर का तीसरा क्वेश्चन। लास्ट आता है 10 मार्कर। ये है पंचायत से संबंधित क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना काफी है ना, क्योंकि सिलेबस में यही दिया हुआ है। तो कभी कभी जो है सिलेबस की लाइन उठा करके जो है एग्जाम में
पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था में आए परिवर्तनों की व्याख्या की। ये जो है क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमें इसमें क्या क्या लिखना है, इसका फॉर्मेट बता लेते, देख लेते हैं। पंचायत का अर्थ बताना है, प्रस्तावना हो गई। पंचायत का अर्थ, पंचायत का अर्थ, पंचायत का अर्थ, फिर परिवर्तन और निष्कर्ष। ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहेगा। तो पहला पैरा पंचायत से संबंधित, इसको हम और जगह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम पंचायत इसका स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं गांधी जी के कथन से कि भारत की आत्मा, गांधी जी के कथन है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, यदि गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। इसी तथ्य के मद्देनजर गांव के समग्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्टार्टिंग हुई। तो एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है कि गांव का गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा के अनुरूप चहुमुखी विकास हेतु भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान करके अधिकार संपन्न बनाया गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक दूसरा इंट्रोडक्शन मैंने बताया है। तो हम कैसे लिखेंगे, भारत में गांधी जी की ग्राम स्वराज अवधारणा, ग्राम स्वराज अवधारणा के अनुरूप गांव का चहुमुखी विकास करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। ना, जिन्हें 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 92 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान कर के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान करके अधिकार संपन्न बनाया, अधिकार संपन्न बनाया गया। तो ये है इस तरीके से इसका पहला पैरा। अब इसका अर्थ बताना, पंचायती राज व्यवस्था का अर्थ, तो पंचायत का अर्थ यहां पर केवल अर्थ लिखेंगे। एक पंचायती राज व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर गांव के विकास के लिए
निचले स्तर पर शासन का संचालन करती है ना। तो ऐसे लिखना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित ऐसी व्यवस्था जो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर शासन संचालित करती है। ये है सही से शर्त। अब हमें बताना है कि 73 जो अमेंडमेंट है उसके बाद पंचायतों में क्या परिवर्तन आया है ना। 73 में संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था में परिवर्तन, ये है आगे। मेन क्वेश्चन यही है एक्चुअली, इसी को हमें ज्यादा हाईलाइट करना है। क्या हुआ है? 73 अमेंडमेंट के पहले जो व्यवस्था थी पंचायती राज व्यवस्था, उसमें बहुत सारी खामियां थी। जैसे एक रूपता नहीं थी पंचायतों में, आरक्षण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, है ना। चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, सबसे बड़ी खामी यही थी कि चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे। उनको अधिकार बहुत कम दिए गए थे पंचायतों को। तो ये सारी जो खामियां थी इनको दूर करने के लिए 73 अमेंडमेंट 20 अप्रैल 1993 को पारित किया गया, जिसे 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। और इसके तहत बहुत सारे परिवर्तन पंचायत में आए, तो वो आपको बताना है इसे। इस अधिनियम के पूर्व कार्यरत पंचायतों में अनेक खामियां जैसे अधिकार कम होना, नियमित चुनाव न होना, आदि। विद्यमान थी, जिनको दूर करने के लिए करने के लिए 20 अप्रैल 1993 को 20 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया, और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। ठीक है, इसके तहत, ठीक है, हो गया। 20 अप्रैल को पास हुआ है संसद द्वारा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए हैं, और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया है। इसलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। कॉमन बात है, सब लोग जानते ही हैं आप लोग। ये दो डेट इसमें ध्यान रखनी होती है। 20 अप्रैल 1993 पास होने की है, और 24 अप्रैल 1993 लागू होने की है। किया गया इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों में व्यापक बदलाव हुआ। ठीक है, अब आपको इसमें हेडिंग देकर के बताना है। जैसे पहला है संवैधानिक दर्जा प्रदान, संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, है ना। पंचायतों को संविधान दर्जा प्रदान किया गया जो पहले नहीं था, मतलब जो पहले चीज नहीं थी वो यहाँ पर हमें लिखना है ना। पहले जो व्यवस्था नहीं थी पंचायतों में, वो व्यवस्था आपको बताना है जो बाद में लागू की गई 73 अमेंडमेंट के तहत। तो संविधान दर्जा प्रदान करना, इसमें थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा ये कैसे प्रदान किया गया। उसके तहत जो है 11वीं अनुसूची, भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक इसमें जोड़े गए हैं ना। ये सारे स्मॉल हैं, ध्यान रखना है, स्मॉल। तो ये पंचायत को दर्जा दिया गया। इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना, तो इसमें फिर हम लिख देंगे 3 स्तर कौन कौन से हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक। मध्य स्तर पर, इसको हम विकासखंड स्तर पर भी कहते हैं, मध्य स्तरीय पंचायत। इसको जनपद पंचायत बोल देते हैं। जिला स्तर पर जिला पंचायत, ये ठीक है। तो ये हो गए 2 पॉइंट। इसके बाद है आगे आरक्षण। आरक्षण की व्यवस्था, अगला पॉइंट आरक्षण की व्यवस्था। तीसरा पॉइंट हम इसको लिखेंगे, आरक्षण किसको दिया गया है? एससी तथा एसटी, है ना। थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एससी तथा एसटी जनसंख्या के अनुपात, जनसंख्या
ये अनुपात ऐसा है। ठीक, फिर आता है महिलाओं को। महिलाएं, इनको कुल स्थानों का 33%। और फिर ओबीसी, ये है राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित, राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित। ठीक, ये हो गया इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था। फिर चौथा पॉइंट आता है कार्यकाल की निश्चितता। कार्यकाल की निश्चितता, 5 साल है कार्यकाल, 5 वर्ष। और इसमें लिख देंगे विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य। ये ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही लिख देता हूं, अनिवार्य। ये 6 माह के अंदर चुनाव अनिवार्य। 5वां है अधिकार एवं शक्तियां। 11वीं सूची को जोड़कर के जो है पंचायतों के लिए 29 विषय डिसाइड किए गए हैं जिनके संबंध में निर्णय ले सकते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख जिन पर पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार, पंचायतों को निर्णय लेने का अधिकार। ठीक, तो ये हो गए इस तरह से 5 पॉइंट। फिर राज्य वित्त आयोग का प्रावधान, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान, वित्त इसमें कुछ में आर्टिकल भी हम लिख सकते हैं। आर्टिकल 243 आई में है इसका प्रावधान। राज्यों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रति 5 वर्ष के अंतराल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है ना। पंचायतों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए राज्यपाल प्रति 5 वर्ष के अंतराल से राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। फिर आता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान ये है आर्टिकल 243 नहीं सॉरी आर्टिकल 243 के है ये ना। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के निर्वाचन के लिए कार्य करता है ना। पंचायतों के निर्वाचन के लिए जो है
राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कुछ क्षेत्रों में प्रावधान लागू ना होना, है ना। तो जनजाति देखो, अनुसूचित, पहले अनुसूचित क्षेत्र भी था इसमें, लेकिन अभी जो है इसमें जनजाति क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है, मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र है। तो 3 क्षेत्र हैं जहां पर ये प्रावधान यानी पंचायत समिति प्रावधान लागू नहीं है ना। अनुसूचित क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र और मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर जो है ये प्रावधान लागू नहीं, ये आपको बता देना है। इसके बाद आता है 9वां, वर्तमान पंचायतों का 1 वर्ष तक विद्यमान रहना। वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट प्रावधान नहीं है, इनको छोड़ भी सकते हैं। वर्तमान पंचायतें जो काम कर रही होंगी 1 वर्ष तक विद्यमान रहेंगी, इसके बाद जो नई व्यवस्था लागू होगी। पंचायतों के संबंध में न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक। ये लास्ट प्रावधान है इस अधिनियम का। ये 2 पॉइंट मैंने जो लिखे इन लोगों ने 10 में, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको छोड़ सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, कभी बीच में कोई पॉइंट आपको भूल जाए तो इनको फिर लिख सकते हैं, तो 10 पॉइंट हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से परिवर्तन संबंधी प्रावधान मैंने बताए हुए हैं, थोड़ा इसमें लिखना है, तो ये पूरा हो जाता है। लास्ट में हमें इसका कंक्लूजन लिखना है। उपरोक्त परिवर्तनों के द्वारा पंचायतें अधिक सशक्त तथा लोकतांत्रिक हुई है। जिससे ये अपने दायित्वों का समुचित तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय गांव विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय गांव विकास को अग्रसर हो रहे हैं। ये हमने इसमें कुछ भी निगेटिव नहीं लिखा है, क्योंकि वो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परिवर्तन अच्छे होते हैं, इसलिए कोई निगेटिव पॉइंट यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, सारी चीजें पॉजिटिव ही लिखी। तो इस तरीके से ये सेशन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में मैं आगे के टॉपिक लेकर पुनः उपस्थित हूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी के दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।